कफ सिरप और अन्य सामान्य ओपीसी दवाओं को शेड्यूल एच में शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को ज्ञापन भेजा। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के सरकार के प्रयासों का वे समर्थन करते हैं, लेकिन सभी कफ सिरप को शेड्यूल एच के दायरे में लाना व्यावहारिक नहीं होगा। उनका कहना है कि इससे आम जनता, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इलाज के लिए अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संगठन ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्राथमिक उपचार के लिए पंजीकृत फार्मासिस्ट और केमिस्ट पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में इस निर्णय से मरीजों को समय पर दवा मिलने में कठिनाई हो सकती है। साथ ही छोटे और मध्यम स्तर के केमिस्ट कारोबारियों पर भी अतिरिक्त प्रशासनिक और आर्थिक बोझ बढ़ेगा। फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि केवल कोडीन और डेक्सामेथासोन जैसे विशेष तत्वों वाले सिरप को ही शेड्यूल एच के अंतर्गत लाया जाए, न कि संपूर्ण कफ सिरप श्रेणी को। संगठन ने सरकार को इस मुद्दे पर संतुलित और व्यावहारिक नीति बनाने में सहयोग का भरोसा भी दिया है। मेरा नाम प्रवीण राव, मैं पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अब यहाँ कफ सिरप पूरी श्रेणी है उसे शेड्यूल एच में डाल दिया गया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये आदेश पारित हुआ है। सभी फार्मासिस्ट 2-4 दिन को ये अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण कफ सिरप प्रणाली को शेड्यूल एच में डालना ये किसी प्रकार से सही नहीं है। देखिए, शेड्यूल एच वो कफ सिरप हैं जो साधारण कफ सिरप होते हैं, जैसे ओटीसी कफ सिरप हैं। वे कफ सिरप जो बिना डॉक्टर की पर्ची के लिए जा सकते हैं मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट से, उन्हें शेड्यूल एच में डालना किसी प्रकार से ठीक नहीं है। मेरा लड़का देखिए, सरकार ने जो नशे के खिलाफ अपनी एक मुहिम चला रखी है, हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। जिस प्रकार के फार्मूले कोडीन और डेक्सामेथासोन, आप इन कफ सिरपों को शेड्यूल एच में डाल सकते हैं, क्योंकि इनका लोग बाग दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से समाज में हानि हुई है। कुछ बच्चों के साथ में यहाँ भी और बाहर भी मौतें हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है संपूर्ण कफ सिरप को आप शेड्यूल एच में डाल दें। मैं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जी को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि एक बार आपके द्वारा प्रस्तावित इस आदेश को पुनर्विचार किया जाए। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन इसका पुनर्विचार का आपको याद दिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि और खाली ये लड़ाई फार्मासिस्टों की ही नहीं है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, भारत के समस्त लोगों को, हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, अगर चलो खैर दवाई नहीं बेचनी पड़ी तो कुछ न कुछ बेच लेंगे। आज जो आपका काम 50 से 100 रुपये में हो रहा है, कल वही काम आपको डॉक्टर की पर्ची पर 1000 रुपये में होगा। सभी तरह के कफ सिरप शेड्यूल एच में डाल दिए गए हैं। देखिए, यदि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो उस पर आप जिस कंपनी के कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई करें, उनका लाइसेंस रद्द करें, उनके खिलाफ जांच करें, टीम बैठाएं, कुछ भी करें। लेकिन मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंध लगाना ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये तो हमारे पेट पे लात मारने के समान है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के रथेड़ी गांव से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता के गंभीर रूप से झुलसने के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर उसे जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बजेड़ी गांव निवासी साजिद हसन की पुत्री अमरीन की शादी करीब 6 वर्ष पहले रथेड़ी गांव निवासी शादाब के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद संतान न होने के कारण अमरीन को लगातार मानसिक और पारिवारिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता था, जिसको लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर हाल ही में दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। इसी बीच बुधवार सुबह अमरीन के परिजनों को गांव के प्रधान द्वारा घर में आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां अमरीन गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में मिली। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार महिला करीब 35% तक झुलस चुकी है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर, पीड़िता के बयान और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह घटना दुर्घटना थी या फिर किसी साजिश का परिणाम। भाई आज ये जो लड़की साजिद भाई की लड़की रथड़ी भी आई थी, तकरीबन 6.5 साल पहले शादी हुई थी। लड़की के कोई बच्चा नहीं था, उसे लेके इसमें थोड़ा सा वाद विवाद उनमें चला रहा था ससुराल पक्ष की ओर से। आज जैसे ही ससुराल पक्ष एहसान प्रधान जी के वहाँ पहुंचे, उन्होंने बताया कि आग लग गई। बकौल उनके एहसान प्रधान जी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने घर परिजनों को बताया। उससे पहले ही रथेड़ी के कुछ लोग स्थानीय पहुंच गए मौके पे, हमने ही फ़ोन किया उन्हें भी, जो रिश्तेदार थे मिलने वाले थे। प्रधान जी भी मौके पे पहुंचे तो लड़की जली हुई मिली। अब लड़की को हॉस्पिटल ले गए, इसमें इलाज करा रहे। अब देखते जैसे भी आगे होगा इसमें जो भी। लड़की की हालत कंडीशन खराब ही है काफ़ी, 35% लगभग बता रहे जली हुई। रथेड़ी गांव का मामला है, लड़की बजेड़ी की थी पहले से। हाँ, एक पंचायत अभी हुई थी पिछली जुमेरात को, तकरीबन 9वां दिन है आज। उसमें फिर तय पाया था कि भाई वो यूँ कह रहा था भाई मैं दूसरी शादी करना चाहूँ। लड़का पक्ष इन्होंने कहा भाई कर लो, कोई सियोरिटी लड़की के नाम पे या कोई ज़मीन जायदाद कर दो, जिससे ये लड़की कल को हताश ना हो, किसी निराश ना रहे। अब उस पर ही बात करनी थी, इसी मुद्दे पे आगे को बैठना था। इसमें आज नहीं बैठना था, बुधवार वाले दिन तय थी पंचायत जो बैठ रही थी। दोबारा सामाजिक लोग इसमें थे, कुछ प्रधान थे, कुछ जिम्मेदार लोग थे। उसमें बैठ के इनका कोई भी फैसला कराते या कोई भी सोल्यूशन निकलता, उसी दरमियान ये घटना होगी। पुलिस मौके पे पहुंची, अभी पुलिस देखेगी जो करेगी, पुलिस बेहतर करेगी। पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने ही यहाँ पे भिजवाई। मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सीलिंग की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई और कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी और अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से जिले के व्यापारी वर्ग में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि कई बाजारों और प्रतिष्ठानों पर बिना पर्याप्त समय दिए सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने मांग की कि किसी भी प्रतिष्ठान, होटल या बाजार को सील करने से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस देकर अपनी बात रखने और कमियों को दूर करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन भवनों का निर्माण वर्षों पहले हुआ और जो लंबे समय से संचालित हैं, उनके निर्माण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ज्ञापन में यूनिक बाजार का भी उल्लेख किया गया, जहां कथित तौर पर मंत्री द्वारा समय दिए जाने के बावजूद सीलिंग की कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी जताई गई। व्यापारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण की कार्यशैली से व्यापारियों में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। व्यापार संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि व्यापारियों और होटल संचालकों को आवश्यक कमियां दूर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तथा किसी भी प्रतिष्ठान को तत्काल सील या ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई से बचा जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो जनपद स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन व्यापारियों की इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और सीलिंग कार्रवाई को लेकर चल रहा विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। अब्दुल कादिर मार्केट अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। भाई साहब, ये एमडी के विरुद्ध जो हम लेके आए हैं विज्ञापन, ये छोटे दुकानदार है, हैंड टू माउथ वाले दुकानदार, रोज का खाना कमाना है। इन्होंने अपनी दुकानें खरीदी है, माल डाल कर व्यापार कर रहे हैं। एमडीए ने कल आके तत्काल में मार्केट को सील कर दिया। ये अपना सामान अंदर छुप भूल गए, उसको निकालने की मोहलत इनको नहीं देगी। तो ऐसा अन्याय तो इनके खिलाफ होना नहीं चाहिए। जब मार्केट निर्माण हो रहा है 2 साल से 4 साल से, 7-8 साल पहले मार्केट बनी है, दुकान खरीदी गई है, दुकान खोली गई है, तो तब तक एमडी विभाग कहाँ था। अब ये बैठे हैं दुकान खोल के अपना कारोबार कर रहे हैं, तत्काल में आके सील लगाना, ये तो गलत बात है ना। ये यूनिक प्लाजा रूट की रोड मुजफ्फरनगर, मांग यही है इनको टाइम दिया जाए, जो उसमें मानक अनुरूप काम नहीं हो रहा उसको अनुमति दी जाए, कुछ टाइम दिया जाए, नोटिस वगैरह दे करके उसको पूरा करने में सहयोग करे, ये मांगे। राकेश त्यागी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। जो हमारे एमडीए के अधिकारी हैं, अग्निशमन वाले हैं, भारी भरकम पुलिस को साथ लेकर मुजफ्फरनगर के अंदर एक आतंक का माहौल बना दिया है। व्यापारी भयभीत हैं, व्यापारी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कल लगातार कई मार्केटों में सील लगा दी गई, हजारों व्यापारी सड़कों पर ला दिया। एक यूनिक मार्केट है, जब मुझे फोन आया मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने कहा मोटरसाइकिल हमने तुरंत हटवा ली। हमने कहा हमें 2 दिन का समय दीजिए। कपिल देव जी से हमने बात कराई, कपिल देव जी ने कहा इन्हें 2 दिन का समय दे दो, ये पूरी करा लेंगे, इसके बाद में आप लगा देना। कपिल देव जी की भी बात नहीं मानी इन लोगों ने।
और जबरदस्ती ऐसा माहौल बना दिया है कि आज हर व्यापारी, चाहे वो किसी भी उसका हो, हर व्यापारी आज भयभीत है। हर व्यापारी सोच रहा है तेरी दुकान कब बंद हो जाएगी। ऐसा भय का माहौल यहाँ पर बना दिया है। हम आज चेतावनी देते हैं, 3 दिनों का हम समय देते हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, 3 दिन का हम समय देते हैं। अगर 3 दिन में इस तरीके से ये जो इन्होंने आतंकवादी कार्रवाई चला रखी है व्यापारी के विरुद्ध, इसे बंद किया जाए, एक नोटिस दिया जाए, नोटिस के बाद सील लगा दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नोटिस देने के बाद सील लगाई जाए व्यापारी, ताकि अगर उसकी छोटी मोटी गलती है तो उसे ठीक कर सके। हम ये पूछना चाहते हैं, जब 10-20 साल पहले ये बन रही थी दुकानें या होटल बन रहे थे, जो अधिकारी उस समय मौजूद थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले हमने आज ज्ञापन में भी दिया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? व्यापारी की क्या गलती है? ये मांग करते हैं कि हमें समय दिया जाए, अगर कहीं कमी है तो हम पूरी करेंगे। हमें जो सील लग चुकी है, हम उस पर भी ये चाहते हैं कि उसमें काम शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ सील है उनका काम पूरा हो जाएगा, उन्होंने कहा हम खोल देंगे। मुजफ्फरनगर में सेवा और मानवता की एक अनूठी मिसाल पिछले 6 वर्षों से लगातार देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल के बाहर श्री श्याम रसोई द्वारा प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां मरीजों के परिजन, जरूरतमंद और राहगीरों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। भंडारे के आयोजक अंकुर अरोड़ा के अनुसार यह सेवा कार्य पिछले 6 वर्षों से निरंतर जारी है और इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रभु की इच्छा और आशीर्वाद से संभव हो रहा है और वे स्वयं को केवल एक माध्यम मानते हैं। बताया गया कि प्रतिदिन दोपहर करीब 1 बजे भंडारा शुरू होता है और प्रभु की इच्छा तक चलता रहता है। इस दौरान रोजाना लगभग 400 से 500 लोग भोजन ग्रहण करते हैं। जिला अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह भंडारा किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। भोजन प्राप्त करने वाले लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया है। समाज सेवा और मानवता की भावना से प्रेरित यह पहल आज मुजफ्फरनगर में जरूरतमंदों के लिए उम्मीद और सहयोग का एक बड़ा सहारा बन चुकी है। अंकुर हो गई, इसको 5-6 साल हो गए ले लिए, 12 महीने। आज इतनी बस पर भगवान का है जो हो रहा, भगवान की वजह से हो रहा। हम कहाँ करा रहे, वो करा रहे तो हम अभी हैं, बस भैया है साथ में। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम पुरी में आज सुबह एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान जगन्नाथ के करुणामय स्वरूप पतित पावन के दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के सिंह द्वार पर विराजमान पतित पावन भगवान के दर्शन कर भक्तों ने अपने जीवन को धन्य माना और सुख समृद्धि की कामना की। दरअसल पतित पावन भगवान जगन्नाथ का वह दिव्य स्वरूप है जिसे विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए स्थापित किया गया है जो किसी कारणवश जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह या मुख्य परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप सभी भक्तों के लिए समान रूप से करुणामय और कृपालु है, जो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी अपने आशीर्वाद से अभिभूत कर देता है। आज प्रातःकाल आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती, जिसे पतित पावन आरती के रूप में भी जाना जाता है, पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न की गई। इस दौरान मंदिर परिसर, सिंह द्वार और आसपास का क्षेत्र जय जगन्नाथ के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ के पतित पावन स्वरूप के दर्शन मात्र से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। सदियों पुरानी परंपरा और अटूट आस्था का प्रतीक पुरी का जगन्नाथ धाम आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जहां हर दिन भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक मजदूर की बेटी को अचानक 20 करोड़ 98 लाख रुपए के कारोबार से जुड़ा इनकम टैक्स नोटिस मिला है। इस नोटिस के बाद न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। पीड़िता रश्मि सविता का आरोप है कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में RS एंटरप्राइजेज नाम से एक कथित फर्जी फर्म बनाई गई। आरोप है कि इस फर्म के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार दिखाया गया।
जबकि रश्मि और उनका परिवार बेहद साधारण आर्थिक स्थिति में जीवन यापन करता है। रश्मि का कहना है कि उनके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं और उन्होंने कभी किसी प्रकार का व्यापार, कंपनी या बड़े आर्थिक लेन देन से जुड़ा कोई काम नहीं किया। ऐसे में करोड़ों रुपए के कारोबार का नोटिस मिलना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। परिवार का कहना है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल किसने और कैसे किया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी और अनुमति के बिना उनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से कंपनी का पंजीकरण कराया गया और करोड़ों रुपए का वित्तीय लेन देन दिखाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने उन्नाव पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला केवल एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि देश में बढ़ते साइबर अपराध और पहचान की चोरी के गंभीर खतरे की ओर भी इशारा करता है। विशेषज्ञ लगातार लोगों को अपने आधार, पैन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी साझा करने में सतर्क रहने की सलाह देते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक मजदूर की बेटी के नाम पर करोड़ों रुपए का कारोबार किसने और कैसे दिखाया? क्या यह कोई बड़ा फर्जीवाड़ा है या फिर पहचान की चोरी का संगठित गिरोह सक्रिय है? फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुट गई हैं और पूरे घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नोटिस हमें 9 मई को प्राप्त हुई थी 3 बजे के आसपास, और ये पैन कार्ड की थी, तो हमें पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमने जब घर पे दिखाया, सबको बताया, तो फिर बाद में हमें पता चला कि आयकर विभाग से आई है और इसमें मेरे नाम पे कोई 20 करोड़ का बिजनेस चल रहा है। हमें जब ये पता चला तो हमने फिर मेरे घर में सब करने लगे कि ऐसा कैसे सोचा। हम कभी चंडीगढ़ गए नहीं थे और इतना कुछ हो रहा था। फिर हमने जब जहाँ पे दिखाया था तो उन्होंने बोला कि इसकी क्राइम मतलब रिपोर्ट लिखाने का, तो हम लोग गए थे एसपी ऑफिस, वहाँ पे दिखाया। फिर वहाँ से हम लोग साइबर ऑफिस गए थे, तो उन्होंने हमसे बोला कि ये जो मामला है ये आयकर विभाग का है, तो वहीं जाना पड़ेगा। देश के परिवहन और सहकारिता क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में भारत टैक्सी सेवा का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस लॉन्च के साथ ही भारत में पहली बार ऐसा राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसका स्वामित्व और संचालन सीधे तौर पर उससे जुड़े ड्राइवरों के हाथ में होगा। बताया जा रहा है कि भारत टैक्सी मॉडल सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां ड्राइवर केवल सेवा प्रदाता ही नहीं बल्कि इस प्लेटफॉर्म के मालिक भी होंगे। माना जा रहा है कि यह पहल देश के मोबिलिटी सेक्टर में एक बड़े बदलाव की शुरुआत साबित हो सकती है। लॉन्चिंग के पहले चरण में इस सेवा को गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में शुरू किया गया है। सरकार और सहकारिता मंत्रालय ने इस परियोजना को तेजी से विस्तार देने की योजना बनाई है और लक्ष्य रखा है कि अगले 1 महीने के भीतर इस सेवा को पूरे गुजरात राज्य में लागू कर दिया जाए। इस अवसर पर कहा गया कि भारत टैक्सी सेवा का उद्देश्य ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें बेहतर आय उपलब्ध कराना और यात्रियों को सुलभ एवं विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल होता है तो यह देश के परिवहन क्षेत्र में पारंपरिक एग्रीगेटर कंपनियों के विकल्प के रूप में उभर सकता है और लाखों ड्राइवरों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन का इंतजार करते रहे। सुबह 4 बजे बाबा महाकाल का दिव्य और अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसके बाद भस्म आरती संपन्न हुई। इस दौरान पूरा महाकाल मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जय घोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर बाबा के दिव्य दर्शन किए। ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफिया ग्रस्त बना दिया था, दंगा ग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। ये सुरक्षा का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण बनाया।